नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक 500 ml घोल में नारियल पानी और तरबूज के रस का अनुपात 3:2 है। तरबूज के रस की कुछ मात्रा घोल में मिलाई जाती है और अनुपात 1:1 हो जाता है। डाले गए तरबूज के रस की मात्रा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, डाले गए तरबूज के रस की मात्रा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में 500 ml घोल दिया हुआ है, जिसमें हमें नारियल पानी और तरबूज के रस का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में नारियल पानी और तरबूज के रस का हमें रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया हुआ है 3:2। हमें रेशियो कितना दिया, 3:2। और बाद में यह रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में यह रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में यह रेशियो 1:1 हो जा रहा है। बाद में यह रेशियो 1:1 कब हो रहा है, जब हम इसमें घोल में तरबूज की रस की कुछ मात्रा मिला रहे हैं। जब हम इस घोल में तरबूज के रस की कुछ मात्रा मिला रहे हैं तो रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:1 हो जा रहा है। अब देखिए हम इसमें मिला क्या रहे हैं, हम इसमें मिला रहे हैं तरबूज के रस की कुछ मात्रा, यानी घोल के अंदर नारियल पानी का मात्रा पहले जितना होगा तरबूज के रस मिलाने के बाद भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें मिला क्या रहे हैं, हम इसमें तरबूज का रस मिला रहे हैं। तो देखिए पहले नारियल पानी अगर 3 यूनिट था तो तरबूज का रस कितना था, 2 यूनिट। जब हम इसमें तरबूज का रस मिला रहे हैं तो नारियल पानी कितना हो जा रहा है, 1 यूनिट, और तरबूज का रस कितना हो जा रहा है, 1 यूनिट। जबकि हम इसमें मिला क्या रहे हैं, तरबूज का रस मिला रहे हैं, यानी नारियल पानी पहले जितना होगा अभी भी उतना ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले नारियल पानी की मात्रा बराबर करेंगे। सबसे पहले हम 3 और 1 को बराबर करेंगे। तो देखिए 3 और 1 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस 3 में 1 से गुना कर सकते हैं और इस 1 में हम 3 से गुना कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 1 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 1 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ 1 से गुना करेंगे तो हमारा रेशियो हो जाएगा 3:2। हम यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 3:3। रेशियो क्या हो जाएगा, 3:3। अब देखिए पहले नारियल पानी कितना था, 3 यूनिट, तो तरबूज का रस कितना था, 2 यूनिट। बाद में जब हम इसमें तरबूज का रस मिला रहे हैं तो नारियल पानी कितना है, 3 यूनिट, और तरबूज का रस कितना हो जा रहा है, 3 यूनिट। यानी यहाँ भी नारियल पानी 3 यूनिट है और यहाँ भी नारियल पानी 3 यूनिट है। देखिए यहाँ तरबूज का रस कितना है, 2 यूनिट, और यहाँ तरबूज का रस कितना हो जा रहा है, 3 यूनिट। यानी तरबूज का रस कितना से बढ़ गया, 1 यूनिट से। हमें इस 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम इस 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। शुरुआत में नारियल पानी कितना है, 3 यूनिट, और तरबूज का रस कितना है, 2 यूनिट। यानी टोटल घोल कितना है, 5 यूनिट। टोटल घोल कितना है, 5 यूनिट है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल घोल कितना है, शुरुआत में 500 ml। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 500 ml दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 100 ml। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 100 ml। यानी हम इस घोल में तरबूज के रस की कितनी मात्रा मिला रहे हैं, 100 ml। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 100 ml निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 8 दिन, दूसरा समय क्या दिया, 12 दिन। तो हम सबसे पहले 8 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। अब देखिए हम टोटल वर्क को मान लेंगे 24 यूनिट। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 24 यूनिट। अब देखिए इस 24 यूनिट काम को जब ए कर रहा है, इस 24 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 8 दिन का। और इस 24 यूनिट काम को जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। इस 24 यूनिट काम को जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 12 दिन का। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 8 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। बी जो है 12 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया, दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं और कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए जो है कार्य छोड़कर चला जाता है। समाप्त होने से 2 दिन पहले ए जो है कार्य छोड़ के जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का हम 2 दिन का काम निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का हम 2 दिन का काम निकालेंगे। सबसे पहले हम ए का 2 दिन का काम निकालेंगे। अब देखिए ए जो है 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट। अब देखिए हम इस 6 यूनिट काम को टोटल काम में ऐड करेंगे। देखिए टोटल काम कितना है, टोटल काम 24 यूनिट है। हम इसमें 6 यूनिट काम ऐड करेंगे तो अब हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 यूनिट।
अब देखिए, अब हम ये मान के चलेंगे कि शुरुआत से अंत तक ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखिए टोटल काम कितना है, टोटल काम है 30 यूनिट, और दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा। ए जो है एक दिन में अगर 3 यूनिट काम करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। और हमें टोटल काम कितना करवाना है, 30 यूनिट, यानी 5 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ 30 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 6 दिन का समय लग जाएगा। यानी काम समाप्त होने में टोटल कितना समय लग जाएगा, काम समाप्त होने में टोटल जो है 6 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 6 दिन निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसान 50,000 रुपये 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% पहले 3 वर्ष के लिए, 10% वार्षिक चौथे वर्ष और 12% वार्षिक 5वें वर्ष के लिए कर्ज लेता है। उसके द्वारा दिया गया ब्याज ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ही ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 8% पहले 3 वर्ष के लिए, 8% की दर से पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए 3 वर्ष में टोटल जो है ब्याज कितना मिल जाएगा, पहले साल प्रिंसिपल का 8%, दूसरे साल भी प्रिंसिपल का 8% और तीसरे साल भी प्रिंसिपल का 8%, यानी 3 वर्ष में टोटल जो है प्रिंसिपल का 24% ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए चौथे वर्ष 10% के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, यानी चौथे वर्ष प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिल जाएगा। और 5वें वर्ष जो है 12% के दर से ब्याज काउंट हो रहा है तो प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए टोटल जो है 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, टोटल जो है 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, हम इसे ऐड करेंगे 24 + 12 कितना हो जाएगा, 36, 36 + 10 क्या हो जाएगा, 46, यानी टोटल जो है 46% का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है तो हम यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज टोटल कितना मिल रहा है, 46%, और हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 50,000। तो हम इस 50,000 का अगर 46% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। हम यहाँ अगर गुना करेंगे 46 में अगर 500 से गुना करेंगे तो हम सबसे पहले 46 में 5 से गुना कर लेते हैं। 46 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 30 के जीरो हाथ में 3, 20 3 23 और 2 जीरो आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा टोटल ब्याज क्या निकल के आ गया, टोटल ब्याज निकल के आ गया 23,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 23,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है शिवा ने एक निश्चित राशि 2,000 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। हमें क्या निकालना, CI माइनस SI निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 2,000 रुपया, हमें प्रिंसिपल क्या दिया है 2,000 रुपया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 6% वार्षिक, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष का, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है CI माइनस SI, हमसे पूछ क्या रहा है CI माइनस SI पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले 2,000 रुपया पर 6% की दर से हम 3 साल का साधारण ब्याज काउंट कर लेते हैं। हम सबसे पहले 3 साल का साधारण ब्याज काउंट कर लेते हैं। अब देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 6% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 6% ही ब्याज मिलेगा, और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 6% ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, 2,000 रुपया, 2,000 का अगर हम 6% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के जाएगा, 120 रुपया। यानी पहले साल 120 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 120 रुपये का, और तीसरे साल भी 120 रुपये का। अब देखिए हम यहाँ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट कर लेते हैं। अब देखिए जब हम ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट करते हैं तो पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। अब देखिए तीसरे साल जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं तो हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो 2 साल तक ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए 2,000 रुपये पर 6% की दर से अगर हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो पहले साल हमें प्रिंसिपल का 6% ब्याज मिलेगा, यानी 120 रुपये, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 120 रुपये मिलेगा, तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 120 रुपये मिलेगा, प्लस का हमें दूसरे साल क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 6% ब्याज मिलेगा। तो देखिए अगर हम 120 का 6% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7.2 रुपया, ये हमारा क्या हो जाएगा 7.2 रुपया। अब देखिए हम यहाँ आसानी से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ टेबल पढ़ लेते हैं। तो देखिए हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14.4 हो जाएगा। अब देखिए ये 14.4 हमें किस पे ब्याज मिलेगा,
120 रुपये तो हमारा प्रिंसिपल का 6% मिल गया, प्लस का हमें क्या मिलेगा 120 प्लस 120 प्लस 7.2, इसका भी हमें 6% ब्याज मिलेगा। तो 120 और 120 ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 240। 240 का अगर हम 6% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के जाएगा 14.4। अब बच क्या गया 7.6, तो 7.6 का भी 6% ब्याज मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ अगर 72 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 का 2, हाथ में 1, 42 1 43। अब देखिए पहले से जो है एक अंक के पहले हमारा पॉइंट है, हम इसमें 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के पहले और पॉइंट लग जाएगा, यानी अब जो है 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, CI माइनस SI पूछ रहे हैं, हमसे पूछ क्या रहा है CI माइनस SI पूछ रहे हैं, CI माइनस SI पूछ रहे हैं। तो देखिए अगर हम इसे ऐड कर लें, तो हमारा क्या निकल के जाएगा CI माइनस SI निकल के जाएगा। हम इसे ऐड कर ले तो हमारा क्या निकल के जाएगा CI माइनस SI निकल के आएगा, क्योंकि जब हम साधारण ब्याज काउंट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, पहले साल 120 रुपये, दूसरे साल भी 120 रुपये और तीसरे साल भी 120 रुपये मिल रहा था। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करें तो हमें क्या मिल रहा है, पहले साल 120 रुपये का ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल 120 प्लस का हमें क्या मिल रहा है 7.2 रुपये का, तीसरे साल हमें 120 प्लस का 14.4 प्लस का 0.432 रुपये मिल रहा है। यानी हम इसे अगर ऐड कर लें तो हमारा क्या निकल के जाएगा CI माइनस SI निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21.032 रुपया। अब देखिए यहाँ से हमारा CI माइनस SI क्या निकल के आ गया, 21 नहीं होगा 22 होगा, ये हमारा क्या हो गया 22.032 रुपया हो गया। हमारा आंसर क्या निकल गया 22.032 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं, अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी को तय करने के लिए लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 10 घंटा में तय करता है, और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया कि अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता है तो उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। यानी दूरी क्या हमारा फिक्स है, डिस्टेंस क्या है फिक्स है। देखिए डिस्टेंस जब फिक्स हो तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। स्पीड का रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यानी पहले जो है अगर उसका स्पीड अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 1 का कमी होगा तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 4 यूनिट। अब देखिए स्पीड का रेशियो निकल के आ गया तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्टेंस हमारा क्या है फिक्स है, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, टाइम का रेशियो। यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। यानी पहले उसे अगर 4 यूनिट का समय लग रहा होगा तो अब उसे कितना समय लगेगा 5 यूनिट का। यानी पहले से कितना ज़्यादा समय लग रहा है 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट का वृद्धि हो गया कितने पे, 4 पे, गुने हम 100 करेंगे तो समय में हमारा प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगा। अब देखिए 4 से 100 कितने बार में जाएगा, 25 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 25%। यानी समय में कितने का वृद्धि करना पड़ेगा, 25% का वृद्धि करना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 25%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक 2 अंकों वाली संख्या है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या को विभाजित होना चाहिए। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि कोई हमारी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पे y है और दहाई के स्थान पे x है। हमने मान लिया कि कोई संख्या है जिसके इकाई के स्थान पे y है और दहाई के स्थान पे x है, तो वह हमारी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी संख्या हो जाएगी 10x + y। अब देखिए अगर हम अंकों को परस्पर बदल दें, यानी पहले इकाई के स्थान पे y था तो अगर हम इकाई के स्थान पे x रख ले और पहले जो है दहाई के स्थान पे x था तो हम दहाई के स्थान पे y रख ले, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 10y + x हो जाएगी। अब देखिए अगर हम इन दोनों संख्या को ऐड कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10x + y + 10y + x। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा अगर हम 10x में x ऐड करेंगे, 10x में अगर हम x ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11x, और y में अगर हम 10y ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11y। अब देखिए हम यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 11 × x + y। यानी वह संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, वह संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए।
यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है क्रमशः 2, 1 और 0। अब देखिए हम भाग क्या चीज में दे रहे हैं, 18, 25 और 32 में। तो शेष हमारा क्या बच रहा है, शेष हमारा बच रहा है 2, 1 और 0। तो हम सबसे पहले इस संख्या में से शेष को हम माइनस करेंगे। सबसे पहले हम शेष को माइनस करेंगे। अब देखिए 18 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 16। 25 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 24। 32 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 32। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, शेष माइनस करने के बाद जो हमारी संख्या बच रही है उसका हम HCF निकालेंगे। जो हमारा HCF निकल के आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा, जिससे अगर हम 18, 25 और 32 में भाग देंगे तो शेष क्रमशः 2, 1 और 0 बचेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 16, 24, 32 का हम HCF निकालेंगे। हम HCF निकालेंगे। अब देखिए हम अगर 16, 24, 32 का HCF निकालेंगे तो HCF क्या निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आएगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हमारी होगी, 8 होगी, जिससे अगर हम 18, 25 और 32 में भाग देंगे तो शेष क्रमशः 2, 1 और 0 बचेगा। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन सी निकल के आ गया। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन सी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें रेशियो क्या दिया है, 2:3 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो दिया है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का हमें रेशियो क्या दिया है, 5:8 दिया है। अब देखिए यहाँ पहली संख्या 2 यूनिट है तो दूसरी संख्या कितना है, 3 यूनिट। यहाँ दूसरी संख्या कितना है, 5 यूनिट, तो तीसरी संख्या कितना है, 8 यूनिट। अब देखिए यहाँ दूसरी संख्या 3 यूनिट है और यहाँ दूसरी संख्या कितना है, 5 यूनिट। तो हम सबसे पहले दूसरी संख्या को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 3 और 5 को बराबर करने के लिए अगर हम इस 3 में 5 से गुना कर लें और इस 5 में अगर हम 3 से गुना कर लें तो ये बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10:15 और हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15:24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा तीनों संख्या का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा। पहली संख्या अगर 10 यूनिट है तो दूसरी संख्या कितना है, 15 यूनिट। दूसरी संख्या अगर 15 यूनिट है तो तीसरी संख्या कितना है, 24 यूनिट। तीनों संख्या का रेशियो क्या निकल के आ गया, 10:15:24 निकल के आ गया। तो देखिए पहली संख्या 10 यूनिट है, दूसरी संख्या 15 यूनिट है और तीसरी संख्या 24 यूनिट है। तो यहाँ से तीनों संख्या का योग क्या हो जाएगा, हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 यूनिट। 25 प्लस का 24 हमारा कितना हो जाएगा, 49 यूनिट। यानी तीनों संख्या का योग हमारा क्या निकल के आ गया, 49 यूनिट निकल के आएगा। जबकि हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का योग क्या दिया, 98। यानी इस 49 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 98 दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या। यानी हमसे जो है 15 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है तो हम यहाँ से 15 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 15 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, 30 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक सामग्री की कीमत 8 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 10 रुपये प्रति केजी हो गई। यदि खर्च नहीं बढ़ा सकते तो ज्ञात करें कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि सामग्री की कीमत 8 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 10 रुपये प्रति केजी हो गई। यदि खर्च नहीं बढ़ा सकते तो ज्ञात करें कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी खर्च हमारा क्या है, फिक्स है। यानी पहले जितना खर्च हो रहा था अभी भी उतना ही खर्च हो रहा है। देखिए खर्च हमारा फिक्स है तो जो हमारा कीमत का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, खपत का रेशियो होगा। तो देखिए हम यहाँ से कीमत का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से कीमत का रेशियो निकाल सकते हैं। पहले कीमत कितना था, 8 रुपये प्रति केजी, बढ़ के कितना हो गया, 10 रुपये प्रति केजी। तो देखिए अगर हम इसे 2 से काट लें तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 4 बार में और ये 2 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी कीमत का रेशियो क्या निकल के आ गया, 4/5 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से खपत का रेशियो निकाल सकते हैं।
खपत का रेशियो क्या होगा, खर्च हमारा फिक्स है, तो जो हमारा कीमत का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, खपत का रेशियो। यानी खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यानी पहले खपत अगर 5 यूनिट का हो रहा होगा तो अब खपत हमें कितना करना पड़ेगा, 4 यूनिट। यानी खपत में हमें कितने का कमी करना पड़ेगा, 1 यूनिट का, कितने में, 5 में, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 5 से 100 कितने बार में जाएगा, 20 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 20%। यानी खपत में हमें कितने का कमी करना पड़ेगा, 20% का कमी करना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79 है, जबकि कक्षा बी के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 89 है। अगर कक्षा ए में 38 छात्र है और कक्षा बी में 42 छात्र है तो सभी 80 छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, सभी 80 छात्रों का औसत अंक निकालना है। अब देखिए कक्षा ए में हमें छात्रों का संख्या क्या दिया हुआ है, कक्षा ए में हमें छात्रों का संख्या दिया हुआ है 38, जिनका हमें औसत अंक क्या दिया है, औसत अंक 79 दिया हुआ है। कक्षा बी में हमें छात्रों का संख्या क्या दिया है, 42 दिया हुआ है, जिनका हमें औसत अंक क्या दिया है, 89 दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, सभी 80 छात्रों का औसत अंक पूछ रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि सभी 80 छात्रों का औसत अंक 79 है, तो जब हम कक्षा बी के 42 छात्र का औसत अंक निकाल रहे हैं तो हमारा औसत अंक क्या निकल के रहा है, 89। यानी 79 से 89 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। 79 से 89 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। और यहाँ छात्रों का संख्या क्या है, 42 है, तो हम इस 10 में 42 से गुना करेंगे, इस 10 में 42 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अंकों का योग में यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, अंकों के योग में हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्लस का 420। यानी अगर हम सभी छात्रों का औसत अंक अगर हम 79 मान रहे हैं तो हमारा जो है अंकों का योग जो है वो कितना ज़्यादा निकल के आ रहा है, प्लस का 420 निकल के आ रहा है। यानी 79 हमारा सही का औसत नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 420 को हम सभी 80 छात्रों में बांटेंगे। इस 420 को हम सभी 80 छात्रों में बांटेंगे। देखिए 420 को अगर हम 80 छात्र में बांटेंगे तो प्रत्येक छात्र को कितना मिलेगा, 5.25। यानी हमारा सही औसत क्या हो जाएगा, हमारा सही औसत हो जाएगा 79 प्लस का 5.25। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 84.25। यानी हमारा सही औसत क्या निकल के आ गया, 84.25 निकल के आ गया। यानी सभी 80 छात्रों का औसत अंक हमारा क्या निकल के आ गया, 84.25 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 84.25। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।